हिंदी संक्रांति मंच से जुड़े सभी अध्यापक साथियों का और प्यारे विद्यार्थियों का ये मंच हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हिंदी संक्रांति मंच आप सभी के सहयोग से हर वो प्रयास करने के लिए तत्पर है जिससे विद्यार्थियों का हित हो सके और वो परीक्षा के लिए और पाठ्यक्रम की बेहतर तैयारी कर सकें। और इसी कड़ी में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो MCQ स्पेशल वीडियो। ये वीडियो संबंधित रहेगी केवल MCQ प्रश्नों से, क्योंकि इस बार बोर्ड के निर्देशानुसार क्या है, आपको 40 अंकों के जो प्रश्न हैं वो आपको MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो 50% आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न शामिल किए जाएंगे वो MCQ प्रश्न होंगे, जिनकी अच्छी तैयारी आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन सभी अनुभवी अध्यापक साथियों का जिन्होंने बहुत मेहनत से इन प्रश्नों का संकलन किया है, और विशेष आभार उन उच्चाधिकारियों का जिनके सफल निर्देशन से ये प्रश्न पत्र का संकलन हो पाया है। हिंदी संक्रांति मंच उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को साधुवाद देता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो इस बार का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो 40 अंकों के MCQ प्रश्न रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से जो आपका आरोह का काव्य खंड है, जो पद्य भाग है, उसमें से 13 अंकों के प्रश्न जो हैं वो आपको MCQ पूछे जाएंगे, जैसा कि आप इस प्रश्न पत्र डिजाइन में देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार जो आपका गद्य भाग है उसमें से भी 13 अंकों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो 13 अंकों के आपके गद्य खंड से और 13 अंकों के प्रश्न जो हैं आपके वो पद्य खंड से पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही जो 4 प्रश्न हैं वो आपके आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम में से, जो MCQ होंगे। और जो आपका व्याकरण भाग है उसमें से जितने भी निर्धारित उपविषय हैं उनमें से 10 अंकों के MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास इन अंकों का जो जोड़ है वो क्या बन जाता है, वो 40 बन जाता है। तो यहाँ पर हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं उसके 3 भाग रहेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे पद्य भाग की, दूसरा जो भाग होगा उसमें हम करेंगे गद्य भाग की, और तीसरे के अंतर्गत हम अभिव्यक्ति और माध्यम के साथ साथ जो व्याकरण के उपविषय हैं उनको लेते हुए 14 अंकों का जो वीडियो है वो आपके लिए तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले भाग की ओर, यानी कि जो हमारे पास पद्य भाग है उसमें से जो निर्धारित MCQ हैं, जो कविताएं हैं, उनमें से जो प्रमुख MCQ प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास कविता है वो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ से झांकने लगे हैं, तो बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ था, तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है, तो यह प्रश्न उर में विह्वलता का भाव भरता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा में होंगे। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है, अपने बच्चों का ध्यान करके चिड़िया के परों में क्या आ जाती है, पंखों में चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यह ली गई है निशा निमंत्रण से। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 2003 में, मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। और हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे, तो ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो एक अंक के अन्य प्रश्न बन सकते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उसमें है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकात संगीत, आकुल अंतर, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13,
हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड कौन कौन से हैं? तो इनकी आत्मकथा के जो 4 खंड हैं, जो 4 भागों में जो प्रकाशित हुई है, उनमें है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये उनकी जो आत्मकथा है उसके 4 हिस्से हैं। और हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो पथ का जो यात्री है यानी कि जो पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर पर उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। और बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? बच्चों की याद आते ही चिड़िया तेजी से उड़ने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके पंखों में क्या हो जाती है? चंचलता भर जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रश्नोक्ति अलंकार है, प्रश्नालंकार है, और इसके साथ साथ म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो मंजिल भी तो दूर नहीं में निहित लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए कि मंजिल भी तो दूर नहीं, इसमें लाक्षणिकता क्या है, प्रतीकात्मकता क्या है? तो इसमें लाक्षणिकता है कि मंजिल, मनुष्य की वह मंजिल अधिक दूर नहीं है जहां उसे मृत्यु के पश्चात जाना है। अब उचित मिलान कीजिए। पंथी का अर्थ होता है राही या पथिक, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, और नीड़ों से अर्थात घोंसलों से, और परों में यानी कि पंखों से, और इसके पश्चात मंजिल का अर्थ है लक्ष्य यानी जहां पर पहुंचना हो। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर रहेगा, इस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न भी मिलान से संबंधित है। विकल, हित, शिथिल और उर और विरलता, इसका आपको उचित मिलान करना है। विकल का अर्थ होता है बेचैन, और हित का अर्थ है जो के लिए, और इसके पश्चात शिथिल का अर्थ है सुस्त, उर का अर्थ है हृदय, और विह्वलता का अर्थ है व्याकुलता। इसके पश्चात काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण जो संबंधी प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम साथ के साथ बात कर लेंगे। तो कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है, कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में हैं? बच्चे चिड़िया की प्रत्याशा में हैं। और नीड़ों से कौन झांक रहा है? चिड़िया के बच्चे। चिड़िया के पंखों में कौन ध्यान या चंचलता भरता होगा? तो घोंसलों में चिड़िया की प्रतीक्षा करते हुए बच्चों का जो ध्यान है वो उनमें चंचलता भरता होगा। इसके पश्चात अगला काव्यांश है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य रचना से उद्धृत है? तो काव्य रचना है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, वो एकाकी जीवन जी रहा है। उसके पश्चात कवि के पद को कौन सा प्रश्न शिथिल करता है? तो जीवन रूपी राह पर चलते हुए मुझसे मिलने को बेचैन कौन है, किसके लिए वो रोमांचित हो? तो यह प्रश्न उसको क्या करता है? उसके पद को शिथिलता प्रदान करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इससे क्या अभिप्राय है? समय निरंतर परिवर्तनशील है, इससे यही अभिप्राय है। और प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, मुक्तक छंद है या छंदबद्ध कविता है, और इसके पश्चात अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, और बिंब योजना है। इस प्रकार ये जो कविता है इसके जो प्रमुख MCQ प्रश्न हैं वो यही रहेंगे, और साथ में हमने जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है उनकी चर्चा की। इसके पश्चात जो अगली कविता है वो है रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता जिसकी रचना किसने की है, उनके रचनाकार कौन है? उनके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था सन 1929 को हुआ। और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? लखनऊ में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? 1990 में इनका निधन हुआ। और कहाँ पर इनका निधन हुआ था? इनका निधन हुआ था दिल्ली में। की मृत्यु जो हुई थी रघुवीर सहाय की वो दिल्ली में हुई थी, और इनके द्वारा लिखित रचना नहीं है। ध्यान से आपने इस प्रश्न को समझना है कि जो रचना किनसे संबंधित नहीं है, रघुवीर सहाय से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन मुक्ति बोध की रचना है। अन्य जो तीनों रचनाएं हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप में, ये तीनों रचनाएं क्या हैं?
रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इस कविता में एक अपाहिज का चित्रण किया है। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है लोग भूल गए हैं, ये इनका काव्य संग्रह है जिनमें से इस कविता को लिया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किस पर बोलेंगे? तो हम कहाँ पर बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कैमरे में बंद कविता में हम क्या है? तो हम इसमें कौन हैं? समर्थ व्यक्ति हैं, यानी कि जो दूरदर्शन पर काम करने वाले लोग हैं, जो उससे संबंधित लोग हैं, उनके लिए हम शब्द का प्रयोग किया गया है। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किसे लाएंगे? हम किसी दुर्बल को लाएंगे, यानी कि किसी अपाहिज को लेकर आएंगे। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? हम उसे एक बंद कमरे में ले जाएंगे। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम समर्थ और शक्तिवान हैं, यानी कि जो उसका आयोजक करता है, जो उसका आयोजन करने वाले हैं, वो समर्थ और शक्तिवान है, जो किसको लेकर आएंगे? किसी दुर्बल को और किसी अपाहिज को लेकर आएंगे। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो जो प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल अर्थहीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज जो है वो अपना दुख नहीं बता पाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या किया जाता है? क्या करते हैं? तो वो उसको रुलाने की, यानी कि उसको रुला देते हैं, रुलाने की कोशिश करते हैं। और कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाना चाहते हैं? हंसी, रोने से फूली आंखें, अपंगता, नृत्य का दृश्य। तो उसकी रोने के बाद फूली हुई आंखें दिखाना चाहते हैं। पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? तो वो दर्शकों को धैर्य रखने के लिए अनुरोध करता है। प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्यों कहता है? क्योंकि अपाहिज और दर्शक दोनों नहीं रोए। जब तक ये उनका जो उद्देश्य है ये पूर्ण नहीं होता, सफल नहीं होता, तब तक वो इस प्रयास में लगे रहते हैं कि अपाहिज और दर्शक दोनों रोने चाहिए। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? तो यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया जा रहा था सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उसकी प्रस्तुति की जाती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? वो दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? कैमरे वाले जो एक और कोशिश करना चाहते हैं अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए एक प्रयास और करना चाहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? तो कार्यक्रम को समाप्त करते हुए जो प्रस्तुतकर्ता है वो मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो वक्त की कीमत बताई गई है। इसके पश्चात दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? वो अपाहिज की जो संवेदना है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं? इस पंक्ति में है दूरदर्शन वाले, उनको क्या कहा गया है? हम कहा गया है। और कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मखौटे पे छिपी किसकी कविता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो ये क्रूरता की कविता है, करुणा के मुखौटे में क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो कैमरा है एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? तो समर्थ शक्तिवान कहा जाता है दूरदर्शन वालों को, उन्हें समर्थ और शक्तिवान कहा गया है। दूरदर्शन वाले बंद कैमरे में किसे लाए थे? तो दूरदर्शन वाले बंद कैमरे में किसको लेकर आए थे? वो अपंग को लेकर आए थे, यानी कि जो उसमें अपाहिज था या दुर्बल था उसको लेकर आए थे दूरदर्शन वाले। तो किसी दुर्बल को लेकर आते हैं। उसके पश्चात अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? तो अपाहिज के होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है प्रश्न। इसके पश्चात कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दिखाया गया है? तो इसमें उनकी संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? वो अपाहिज और दर्शक को साथ साथ रुलाना चाहता है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? तो उसने अपनी जो क्रूरता है
उसको रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यक है, तो दूरदर्शन के लिए रोचक कार्यक्रम, उसकी रोचकता होना आवश्यक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हुए दर्शाए गए हैं, तो वो अपाहिज की जो संवेदना है उससे खिलवाड़ करते हुए दिखाए गए हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जो कवि की भाषा है वह सहज, सरल और सामान्य भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। 39वां जो प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस छंद में लिखी गई है, तो ये मुक्त छंद की कविता है। और इसके पश्चात कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने दूरदर्शन पर कैमरे में किसे बंद कमरे में दर्शाया है, तो इसको दर्शाया गया है, वो अपाहिज को दर्शाया गया, उसको बंद कमरे में लेकर जाते हैं। कवि ने किसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो कवि ने शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में फूली हुई आंखों का क्या अर्थ है, फूली हुई आंखों का अर्थ है आंसुओं से भरी हुई आंखें। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अवर्ण की जो आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात जो सामान्य प्रश्न हैं, जो कई बार एक एक जो अंक के प्रश्न वैसे भी पूछे जा सकते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस कवि की है, तो आपको कवि का नाम याद होना चाहिए, रघुवीर सहाय की कविता है। कवि ने किसके प्रति संवेदना व्यक्त की है, तो एक अपाहिज जो शारीरिक रूप से दुर्बल है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम क्या है, दूरदर्शन वाले किसे लेकर आएंगे, किसी दुर्बल, शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को। दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति को किस लिए रुला देते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, यानी कि इतनी संवेदनहीनता है कि रोचक बनाने के लिए वो किसी भी शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को रुला देते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है, दूरदर्शन वालों को क्या कहा जाता है, समर्थ शक्तिवान कहा जाता है। और अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, वो सभी प्रश्न क्या होते हैं, अर्थहीन प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इसके पश्चात कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है, तो वक्त की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य करती है, तो दूरदर्शन वालों की जो मानसिकता है उस पर व्यंग्य करती है। कविता में कवि ने कैमरे में किसे बंद कमरे में दिखाया है, तो अपाहिज को बंद कमरे में दिखाया है, या शारीरिक रूप से दुर्बल जो है उसको दिखाया है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हुए दर्शाए गए हैं, शारीरिक रूप से जो अपाहिज है उसके ऊपर खिलवाड़ करते हुए दिखाए गए हैं। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दिखाया गया है, उनकी क्रूरता और संवेदनहीन जो मनोवृत्ति है, संवेदनहीन जो मनोवृत्ति है उसको दिखाया गया है इस कविता के माध्यम से। और कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है, तो क्रूरता की कविता है। कार्यक्रम संचालक एक साथ किसे रुलाना चाहते हैं, दर्शक को और अपाहिज को, दोनों को रुलाएंगे तभी उनकी टीआरपी बढ़ेगी। और अपाहिज जो है इसके कार्यक्रम में दर्शकों को किस बात की प्रतीक्षा करते हैं, तो विकलांग व्यक्ति रो पड़े ताकि कार्यक्रम संवेदनशील हो सके, वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान लोग कौन है, तो दूरदर्शन वाले। और कवि ने दूरदर्शन के संचालकों पर क्या व्यंग्य किया है कि संवेदनहीनता तथा क्रूरता से भरी कार्यशैली, वो संवेदनहीनता के नाम पर इतना क्रूर अत्याचार करते हैं, तो उनकी इस मनोवृत्ति के ऊपर व्यंग्य किया गया है। इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं तीसरी कविता, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, सहर्ष स्वीकारा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 नवंबर 1917 को। कहाँ पर हुआ था, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और निम्न में से कवि मुक्तिबोध का काव्य संग्रह कौन सा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये उनका काव्य संग्रह है। और इनका निधन कब हुआ, 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। इसके पश्चात गजानन माधव मुक्ति को किस वाद की कविता के अगुआ कवियों में से एक कहा जाता है, तो इन्हें नई कविता जो थी उसके अगुआ कवियों में गिना जाता है। मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र में किस स्कूल में मास्टरी की, तो बड़नगर मिडिल स्कूल में इन्होंने मास्टरी भी की थी, अध्यापन कार्य भी किया था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 7, मुक्तिबोध की कविताओं में लंबे वाक्य किस प्रभाव के कारण आते हैं, तो इनके जो लंबे वाक्य हैं वो मराठी संरचना के कारण
आते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो इनकी जो सामान्यतः कविताएं हैं वो क्या है, लंबी होती हैं, ये उनकी काव्य विशेषता है। सहर्ष स्वीकारा का अर्थ क्या है कि खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो अपने प्रिय को संबोधित किया है, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी है। गरीबी कैसी है? गर्बीली गरीबी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, इसमें तत्सम शब्द बताइए। तो कौन कौन से तत्सम यानी संस्कृत के शब्द हैं? तो वो जागृत और संवेदन, ये दोनों जो शब्द हैं ये तत्सम शब्दावली के हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। और कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये ली गई है भूरी भूरी खाक धूल। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार हम चांद का मुंह टेढ़ा है इसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन जो सहर्ष स्वीकारा कविता है ये इनके भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। इसके पश्चात सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो उसकी जो आत्मा है वो संवेदनशील हो गई है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, तो गुहा शब्द ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार 2017 से 20 तक पूछा जाता रहा है। तो इसका अर्थ है गुफा। कवि की छटपटाती छाती को कौन डराता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसकी भवितव्यता डराती है। और पाताली अंधेरों की गुफाओं में विवरों में, विवरों में विवर का अर्थ है बिल यानी बिलों में, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिना जा सकता है। कवि मुक्तिबोध ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किसके साथ की है? तो उसने उसकी तुलना चांद के साथ की है। कवि मुक्तिबोध से अब क्या नहीं सहा जाता? तो जो रमणीय उजाला है, जो मधुर उजाला है, उससे सहन नहीं होता। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको समझा जा सकता है। परिवेष्टित शब्द का अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित का अर्थ क्या है? पूरी तरह से ढका हुआ। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आच्छादित शब्द का अर्थ और परिवेष्टित शब्द का अर्थ। सहर्ष स्वीकारा है इस कविता में कवि दक्षिण ध्रुवी अमावस्या को पा लेना चाहता है। किस पर? अपने शरीर पर, अंतर में, चेहरे पर या सभी जगह? तो इसका उत्तर आएगा कि सभी। सहर्ष स्वीकारा कविता में गर्बीली गरीबी में गर्बीली क्या है? तो गर्बीली उसका क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो गर्बीली शब्द विशेषण है। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? तो कवि को जो बहलाती जो सहलाती आत्मीयता है वो सहन नहीं होती। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? तो कवि अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता किस भाव की प्रधानता है? तो इसके अंदर विनय की प्रधानता है, प्रार्थना की प्रधानता है। कवि को किसकी कोमलता सहन नहीं होती? तो कवि को जो ममता की कोमलता है वो सहन नहीं होती। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? तो ये आत्मीयता सांत्वना देने वाली है, कंसोलेशन देने वाली है। और कवि ने जिंदगी में जो कुछ है उसे कैसे स्वीकार किया है? उसे सहर्ष स्वीकार किया है, खुशी के साथ ही स्वीकार किया है। सहर्ष स्वीकारा कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? तो वो अब बर्दाश्त नहीं होती है, अब बर्दाश्त से बाहर है। इसके पश्चात कवि के अनुसार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर कैसा अंधकार रहता है? तो अमावस्या का अंधकार रहता है। भवितव्यता किसको डराती है? तो कवि की छाती को डराती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार छाती को क्या डराती है? तो भवितव्यता। भवितव्यता किसको डराती है? छाती को। तो ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता रहा है। भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? तो भीतर की सरिता का अर्थ है मनोभाव। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो कवि की जो आत्मा है वो कमजोर और अक्षम हो गई है। कवि ने अपने अनुभवों को कैसा बताया है? तो कवि ने अपने अनुभवों को गंभीर बताया है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कवि से क्या नहीं सहा जाता है? तो कवि से जो रमणीय उजाला है वो सहा नहीं जाता। कवि जो मुक्तिबोध है उसके पास किसका वैभव है? उसके पास अपने विचारों का वैभव है। उसके पास जो अपनी संपदा है वो विचारों की संपदा है। इसके पश्चात कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? तो जो ममता के बादल हैं उनकी मंडराती हुई कोमलता कवि को क्या देती है? कष्ट देती है। बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तो पिराती शब्द का क्या अर्थ है?
तो पिराती शब्द का जो अर्थ है वो है दर्द करना, यानी कि उसको पीड़ा देना। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता भी कौन है? वो मुक्तिबोध है। भूरी भूरी खाक धूल के कवि का नाम भी क्या है? मुक्तिबोध है, क्योंकि इसी में से ये कविता ली गई है। कामायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है? तो ये एक आलोचना है जिसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचनाकार, आपको पता है, मुक्तिबोध। उसके पश्चात मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसी एक काव्य संग्रह का नाम तो भूरी भूरी खाक धूल या चांद का मुंह टेढ़ा है, कोई भी लिख सकते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना साहित्य किस विधा से संबंधित है? तो ये उनकी आलोचना ग्रंथ है। और इसके पश्चात मुक्तिबोध का जो कितने वर्ष की आयु में मुक्तिबोध ने बड़नगर स्कूल में मास्टरी की थी? तो 20 वर्ष की आयु में की थी। जन्म कहाँ पे, किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश में। और मृत्यु हुई 11 सितंबर 1964 को दिल्ली में। भूरी भूरी खाकधूल किस विधा की रचना है? तो ये एक काव्य संग्रह है। और सहर्ष स्वीकारा कौन सी रचना से लिया गया है? भूरी भूरी खाकधूल से ही लिया गया है। गर्बीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, ग वर्ण की आवृत्ति है। मुस्काता चांद जो धरती पर, इसमें कौन सा अलंकार है? ज्यों त्यों जानो मानो आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। काठ का सपना साहित्य की किस विधा की रचना है? तो काठ का जो सपना है ये कथा साहित्य है, यानी कि कहानी संग्रह है, तो ये कथा साहित्य विधा की रचना है। इसके पश्चात सहर्ष स्वीकारा में शीर्षक में कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो इसमें विनय का प्रधान है, विनय का जो भाव है वो प्रधान है, विनय की प्रधानता है। इसमें सहर्ष स्वीकारा कविता में क्या प्रेरणा देती है? तो जीवन के जो दुख सुख हैं, संघर्ष अवसाद हैं, इनको समान भाव से ग्रहण करने की जो प्रेरणा है, अंगीकार करने की जो प्रेरणा है, वो ये कविता देती है कि जीवन में दुख हो या सुख हो, हर्ष हो या विषाद हो, उसको समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। मुस्काता चांद किसका प्रतीक है? तो मुस्काता चांद जो उसके कवि के जो प्रिया है, उसके चेहरे, खिले हुए चेहरे के जो सुंदरता है, उसका प्रतीक है। कवि किसे दंड देना चाहता है? तो कवि स्वयं को दंड देना चाहता है, यानी कि स्वयं को, अपने आप को दंड देना चाहता है। भूलूं मैं में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि को पाताली गुफाओं में किसका सहारा प्रतीत होता है? तो इसमें कवि को जो पाताली गुफाएं हैं उसमें अपनी प्रेमिका या किसी असीम सत्ता का जो सहारा है वो कोई विशेष या ईश्वरीय सहारा हम कह सकते हैं, उसका सहारा प्रतीत होता है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में गरीबी को कैसा माना गया है? गर्बीली माना गया है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो कवि के भीतर पिराती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, तो यहाँ पर आएगा गर्बीली। और इसके पश्चात बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, भर 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 फिर आता मैं, इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द की आवृत्ति है। सतह से उठता हुआ आदमी, ये कौन सी विधा की रचना है? ये कथा साहित्य है। सहर्ष स्वीकारा कविता मुक्तिबोध के भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई। और ममता के बादल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, और विवर का अर्थ है गुफा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास किया है, ताकि आपको ये कविता अच्छे प्रकार से याद रह सके। और काव्यांश जो महत्वपूर्ण काव्यांश है, जिसके आधार पर कई बार अर्थबोध के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो पद्यांश के कवि कौन है, कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, कवि किसे संबोधित कर रहा है, तो इसमें कवि असीम सत्ता को या अपनी असीम सत्ता लिखेंगे आप, या अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है। तो क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है उसको वो असीम सत्ता के रूप में मानता है। कवि अपनी उपलब्धियों के लिए किसे श्रेय देता है? तो उसी असीम सत्ता को या उसी प्रिया को वो उसका क्या देता है? सारा जो श्रेय देना चाहता है। कवि अपनी किस उपलब्धि पर गर्व करता है? तो कवि अपनी गरीबी के ऊपर, अपने गंभीर अनुभवों के ऊपर, चिंतन के ऊपर, अपनी दृढ़ता और मन में प्रवाहित होने वाले जो भावों रूपी नदी है उनके ऊपर वो गर्व अनुभव करता है। गर्बीली गरीबी गंभीर अनुभव में विशेषण शब्द बताइए। तो गर्बीली ये विशेषण है
और गंभीर अनुभव, गंभीर ये भी क्या है, विशेषण है, दो विशेषण है। जो गर्बीली है वो गरीबी की विशेषता बता रहा है और गंभीर किसकी विशेषता बता रहा है, वो अनुभव की। उपयुक्त पद्यांश में से कोई दो तत्सम शब्द छांटिए। तो सहर्ष, वैभव, दृढ़ता, ये शब्द क्या हैं इस काव्यांश में? तत्सम शब्द है। संवेदन, आप कोई भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थी हमने उसकी बात की। इसके पश्चात अगली कविता है शमशेर बहादुर सिंह की रची हुई कविता उषा, जिसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उषा कविता के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। और कहाँ पर हुआ था? ये देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। और निधन कब हुआ? सन 1993 में। आपको जो कवियों के जन्म की तिथि, जन्म स्थान और मृत्यु, ये इसके बारे में आवश्यक याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? इनका जो निधन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। और इसके पश्चात कुछ और कविताएं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता हैं। कुछ और कविताएं, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया था? ये भी शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। शमशेर बहादुर सिंह अपने को किसका दोआब मानते थे? दोआब मानते थे वो अपने को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते हैं। दोआब होता है जहाँ पे दो पानी मिलते हैं, उसे दोआब कहा जाता है। विचारों के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह को कैसा कवि माना जा सकता है? तो उन्हें प्रगतिशील कवि माना जा सकता है। इसके पश्चात शिल्प के स्तर पर शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि माने जा सकते हैं? शिल्प के स्तर पर, यहाँ पर वैचारिक दृष्टि से तो वो क्या हैं? प्रगतिशील हैं। और शिल्प की दृष्टि से वो प्रयोग धर्मी है, क्योंकि वो नए नए प्रतीकों का और बिंबों का प्रयोग करते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में किस शैली का वर्णन किया गया है? तो इसकी जो शैली है वो चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उषा कविता में किस काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है? तो इसमें सूर्योदय से ठीक पहले उषा काल का वर्णन किया गया है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसके अंतर्गत उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सा से सी सरिस आ जाए तो उपमा अलंकार रहता है। प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की गई है? तो प्रातःकालीन नभ की जो तुलना की गई है वो शंख से की गई है। कवि ने राख से लीपा हुआ चौका किसे कहा है? तो जो भोर का नभ है उसे कवि क्या कहता है? राख से लीपा हुआ चौका कहता है। उषा का जादू है वो किसके उदय होने पर टूटता है? तो वो सूर्य के उदय होने पर टूटता है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 16 है, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? तो लाल रंग की जो खड़िया है उसको मलने की बात कही है, क्योंकि सूर्योदय इस प्रकार लग रहा है जैसे आकाश के ऊपर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। और उषा दिन का कौन सा समय है? तो ये जो समय है ये प्रभात का समय है। कविता में चौका किससे लीपा होने की बात कही गई है? तो राख से जो चौका है वो लीपा जा गया है। नीले आकाश में उदय होता सूर्य किसके समान दिखाई देता है? तो वो इस प्रकार दिखाई देता है जैसे गौर वर्णीय सुंदरी के समान। उषा कविता में क्या लीपा हुआ बताया गया है? तो जो चौका है उसे लीपा हुआ बताया गया है। उषा कविता में कहाँ सुबह का वर्णन किया गया है? तो वो किसी गांव की सुबह है जिसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया। इसके पश्चात लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने स्लेट पर, तो इस पंक्ति में स्लेट क्या है? तो इस पंक्ति में स्लेट है आकाश। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा है? तो प्रातःकालीन आकाश का जो रंग है वो क्या है? नीला रंग है। लाल केसर सी धुली काली सिल किसे कहा गया है? तो लाल केसर से जो धुली हुई काली सिल है वो कहा गया है आकाश को। इसके पश्चात सूर्य उदय से पूर्व किसका जादू होता है? तो सूर्य उदय से पूर्व उषा का जादू रहता है। राख से लीपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? तो राख से लीपा हुआ जो चौका है वो पवित्रता के भाव को इंगित करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कवि के अनुसार नीला शंख जैसा क्या दिखाई दे रहा है? तो भोर का जो नभ है, ये ध्यान रखना, इसमें आप लिखेंगे प्रात नभ था बहुत नीला, तो नीला जो है वो प्रात नभ था, तो इसमें आपने प्रात नभ उसका उत्तर लगाना है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, तो नीला शंख जैसे भोर का नभ, अगर शंख की बात है तो भोर का नभ है, और प्रात काल का जो नभ है वो नीला है। तो भोर की तुलना अगर आ जाए तो शंख लिखेंगे, और अगर प्रातः की आ जाए तो उसमें आप नीला रखेंगे।
तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा। और उषा कविता में बहुत काली सिल किसके धुलने की बात कही गई है? तो इसमें लाल केसर के धुलने की बात कही गई है। तो लाल केसर जो है वो उसके धुलने की बात कही गई है। नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे सांसें सी आ जाए, तो उपमा अलंकार रहेगा। और इसके पश्चात लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है? तो ये सूर्योदय से पहली जो उसकी लालिमा है, जो उसका लाल रंग है सूर्य की रोशनी का, उसको वर्णन करता है। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? तो इस रात की जो कालिमा है उसे बहुत काली सिल कहा गया है, आकाश की जो कालिमा है। राख से लीपा हुआ गीला चौका पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? तो वातावरण में नमी है। राख से लीपा हुआ चौका है मतलब वातावरण में अभी नमी शेष है, इस कारण वो नीला दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात है साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को अन्य कौन सा सम्मान दिया गया था? तो उनको कबीर सम्मान दिया गया था। उर्दू हिंदी कोश के संपादक शमशेर बहादुर सिंह ही हैं। कविता शिल्प संबंधी दृष्टि से शमशेर बहादुर सिंह क्या हैं? प्रयोग धर्मी कवि हैं, ऊपर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और वैचारिक दृष्टि से वो प्रगतिशील हैं। और प्रकृति में होने वाला परिवर्तन किस रूप में व्यक्त हुआ है? तो प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय चित्र बनकर, आप लिखेंगे कि ये मानवीय चित्र बनकर प्रकट हुआ है। इसके पश्चात उषा कविता में किस समय का चित्र का वर्णन है? तो सूर्योदय से ठीक पहले जो पल पल बदलता आकाश है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो उषा कविता में कहाँ का गतिशील शब्द समय है? तो वो किसी गांव के जो सूर्योदय के समय का गतिशील वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या है काव्यांश के आधार पर प्रश्नों के 40 नंबर प्रश्न है। राख, चौका, सिल, खड़िया आदि उपनाम हमें किस स्थान का परिवेश बताते हैं? तो वो किसी गांव का परिवेश बताते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, और राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसमें काव्यांश के कवि और कविता का नाम आप लिख सकते हैं। प्रातःकालीन नभ कैसा था? तो प्रातःकालीन नभ जो था वो शंख जैसा नीला था। और चौका किससे लीपा गया है? राख से। चौका अभी कैसा है? वो गीला पड़ा है। और काव्यांश में किसका चित्रण है? भोर के नभ का चित्रण है। तो भोर के नभ का चित्रण किया गया है। इसके बाद काव्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश के कवि व कविता का नाम बताइए। तो आपने कवि और कविता का नाम बताना है। उषा कविता है, शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। नीले जल में गौर देह की झिलमिलाने से कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? जिसमें सूर्य की कांति के, जो सूर्य की जो किरणें हैं उनकी चमक के झिलमिलाने की बात की गई है। नीले जल द्वारा कवि किस दृश्य का आंकलन करना चाहता है? तो नीले जल के द्वारा कवि नीले आकाश की जो निर्मलता है, जो उसकी स्वच्छता है, उसको अंकित करना चाहता है। यानी कि नीले जल के द्वारा उसकी स्वच्छता और निर्मलता को अंकित करना चाहता है। उषा का जादू टूटने से क्या अभिप्राय है? प्रातःकालीन प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य का कम हो जाना। जो प्राकृतिक सौंदर्य है प्रातःकालीन उषा का, उसका कम हो जाना। और उषा का जादू क्यों टूटता है? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय से वो जादू टूट रहा है। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू और काव्यांश आधारित एमसीक्यू के साथ साथ जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न थे हमने उनकी चर्चा की। और इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में जो 2021 के अनुसार अगली कविता शामिल की गई है वो है तुलसीदास का लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो तुलसीदास का जो मान्य जन्म है वो कब हुआ था? वो 1532 में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका था राम भोला। मुनिया नामक दासी ने तुलसी को किसकी शरण में छोड़ा? तो उनको नरहरि दास की शरण में छोड़ा। यानी कि जो नरहरि दास थे वो तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस आयु में प्रारंभ की? तो 42 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसी ही हैं। और रामचरित की जो भाषा है वो क्या है? अवधी, यानी साहित्यिक अवधी भाषा है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये लंका कांड से लिया गया है, जब राम और रावण का युद्ध होता है। प्रश्न संख्या 8, रामचरितमानस में कितने हजार से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें लगभग 16,000 से अधिक जो है वो शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1600
जो है 23 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तुलसीदास की काव्य भाषा जो है वो अवधी है। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप शीर्षक प्रसंग है ये किस भाषा में है? क्योंकि रामचरितमानस की बात ही हो रही है तो अवधी भाषा में है। हनुमान जी किसका प्रताप हृदय में धारण करके शीघ्रता से चल पड़े? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो राम जो हैं, जो हनुमान है वो राम का जो प्रताप है, जो उनका जोश है वो अपने हृदय में भरकर चल पड़े। लक्ष्मण ने किसके लिए माता पिता का त्याग कर दिया? तो लक्ष्मण ने राम के लिए जो है किसका त्याग कर दिया? इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए। हनुमान जी किसका प्रताप हृदय में धारण करके शीघ्रता से चल पड़े? तो भरत का ये उत्तर आएगा, गलती से बोला गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। उसके पश्चात लक्ष्मण ने किसके लिए माता पिता का त्याग कर दिया? तो राम के लिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप कर रहा है? तो राम विलाप कर रहे हैं। इसके पश्चात अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, तो इसका उत्तर रहेगा हनुमान। कपि शब्द हनुमान जी के लिए है। अस कही आयुष पाई पद चलो हनुमंत, यहाँ आयुषु जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है आज्ञा। तो आज्ञा प्राप्त करके हनुमंत चल पड़े। लक्ष्मण ने वन में राम के लिए क्या सहन किया? तो यहाँ पर उन्होंने बर्फ, गर्मी, आंधी, तूफान सब कुछ सहन किया, तो इसका बनेगा हिमातब बाता, तो मतलब तीनों चीजें सहन की हैं। राम ने लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? तो उनका जो स्वभाव है वो मृदु स्वभाव है, बड़ा कोमल स्वभाव है। श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? तो यहाँ पे पत्नी की हानि को वो विशेष हानि नहीं बताते। संसार में क्या नष्ट हो जाने पर दोबारा नहीं मिलता? तो भाई नष्ट हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं होता। पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? तो पंखों के बिना जो पक्षी की स्थिति है वो दयनीय हो जाती है। जथा पंख बिन खग अति दीना, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी हीन हो जाता है वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम अधूरा है। हनुमान के संजीवनी बूटी सहित आगमन को कवि ने क्या कहा है? तो संजीवनी बूटी सहित जो उनके आगमन को करुण के बीच वीर रस का उद्रेक माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता रहा है। लक्ष्मण की मूर्छा भंग होने का समाचार सुनकर रावण किसके पास गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो वो गया था किसके पास? कुंभकर्ण के पास। वानर सेना ने लंका के किस महारथी को मार डाला था? तो उन्होंने जो है तीनों को मार दिया था, दुर्मुख को भी, अतिकाय को भी, नरांतक को भी, तीनों को मार दिया था। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह दिखाई दे रहा था? तो जागने पर कुंभकर्ण काल की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका शारीरिक आकार बहुत बड़ा था। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। जो उनके नेत्रों की तुलना की गई है राम के, वो कमल के फूलों के समान की गई है। मानु काल देह धरी बैसा में कौन सा अलंकार है? जानो मानो ज्यों त्यों आ जाए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। 10 कंधर किसे कहा गया है? 10 कंधर कहा गया है रावण को, कि उसके 10 सिर थे। पवन कुमार कौन है? पवन कुमार हनुमान जी को कहा गया है। नाहिन विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का अर्थ क्या है? हानि। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था हुलसी बाई, ये आपने ध्यान में रखना है। और तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो क्या है? वो है बचपन में इनका पालन पोषण किसने किया था? तो मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया था। और तुलसीदास जी के माता पिता जी ने जो बचपन में ही इनका त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था वो अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, यानी कि ये कहा गया था कि इनका जो जन्म हुआ है वो अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनका त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ? रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। और ये जो है पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब व कहाँ प्रारंभ की? तो 42 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रारंभ की थी। और कहाँ पर की थी? अयोध्या में की थी, सन 1574 में की थी। और रामचरितमानस
कितने समय में पूर्ण हुआ? तो ये लगभग 2 वर्ष 7 महीनों में ये पूरा हुआ था। तुलसी के जो 2 वर्ष 7 माह, ये आप नोट कर लीजिए। उसके पश्चात तुलसीदास के आराध्य कौन थे? प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं। और तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? तो भिक्षा मांगकर वो अपना निर्वाह करते थे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रसंग लिया गया है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके पश्चात अगला है हनुमान हिमालय पर्वत, लक्ष्मण किस कारण मूर्छित हो गए थे? तो मेघनाथ द्वारा मारे गए शक्ति बाण से क्या हो गए थे? लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। जो शक्ति बाण, जो शक्ति लगी थी, उसके कारण वो मूर्छित हो गए थे। इसके पश्चात हनुमान हिमालय पर्वत से क्या लेकर आए? संजीवनी बूटी लेकर आए। किसका प्रताप हृदय में धारण करके? देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया है। तो भरत का जो प्रताप है वो अपने हृदय में धारण करके, क्योंकि रास्ते में उनको कौन मिलते हैं? भरत मिलते हैं। और हनुमान जी मन ही मन किसे सराहते हुए जा रहे थे? तो हनुमान जी मन ही मन जो भरत का बाहुबल था, जो उनका शील था, जो उनका गुण था, जो उनकी राम के प्रति श्रद्धा थी, जो उनका प्रेम था, उसको सराहते हुए जा रहे थे। यदि राम के कारण लक्ष्मण ने किसका त्याग कर दिया? राम के कारण लक्ष्मण ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। यदि राम जानते कि उन्हें वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो वे क्या नहीं करते? तो वे अवज्ञा कर वन में जाने से मना कर देते, अगर उनको पता होता कि उनका भाई वहां बिछड़ जाएगा। तो राम ने लक्ष्मण के स्वभाव में क्या बताया? कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही मृदु स्वभाव है। संसार में क्या क्या चीजें बार बार प्राप्त हो जाती हैं? तो राम ने बताया कि जो इस संसार के अंदर पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते हैं, किंतु जो भाई है वो जीवन में सहोदर पुनः प्राप्त नहीं होते। राम के लिए लक्ष्मण ने क्या क्या कष्ट सहे हैं? तो राम के लिए लक्ष्मण ने माता पिता का त्याग किया, जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफानों को सहन किया। संसार में क्या चीजें बार बार प्राप्त हो सकती हैं? वही प्रश्न जो है पुनः इसमें रिपीट किया गया है। और लक्ष्मण के बिना राम अपनी स्थिति कैसी मानते हैं? तो लक्ष्मण के बिना राम अपनी स्थिति इस प्रकार मानते हैं जैसे कोई पक्षी बिना पंख के हो, और कोई सांप बिना मणि के हो, और कोई हाथी बिना सूंड के हो। ये 3 उदाहरण वो देते हैं कि पक्षी जो हैं बिना पंख के, सांप बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के जिस प्रकार असहाय है, वैसे ही मैं लक्ष्मण के बिना हूँ। कौन सी हानि विशेष हानि नहीं कही गई है? तो पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं कहा है। व्याकुल श्री राम को अब क्या सहन करना होगा? तो व्याकुल श्री राम को अपने कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग और अपनी पत्नी के अपहृत होने का, यानी कि उसकी पत्नी जो सीता है उनका अपहरण हो गया था, उसका अपयश सहना होगा। कि लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के पीछे क्या अपने भाई को मरवाया, इस अपयश को उनको सहन करना होगा, ऐसा उनका मानना है। सुमित्रा ने क्या सोचकर लक्ष्मण को राम के हाथों सौंपा था? तो सुमित्रा ने यह सोचकर राम के हाथों लक्ष्मण को सौंपा था कि राम के साथ रहकर लक्ष्मण सुख पाएगा और उसका हित होगा। लेकिन यहाँ पे उन बातों को सोचकर राम और दुखी हो रहे हैं। हनुमान जी किस प्रकार प्रकट हुए? हनुमान जी इस प्रकार प्रकट हुए जैसे कभी करुण रस के बीच में क्या प्रकट हो गया है? करुणा के बीच में वीर रस प्रकट हो जाता है। इसके पश्चात पार्वती जी ने श्री राम के विषय में क्या कहा? तो पार्वती जी ने कहा जो राम स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, अद्वितीय है, वे अपने भक्तों पर कृपा पूर्वक होकर नर लीला यानी मानव लीला कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य करता है। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है भगवान राम ने किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और क्यों? तो भगवान राम ने ईश्वर होते हुए भी हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छा को तोड़ने के लिए वो क्या लेके आए थे? संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लक्ष्मण की जड़ी बूटी किसने घिसकर उन्हें पिलाई थी? तो उनको जो सुषेण वैद्य था, जो लंका से लेकर आए थे हनुमान जी, उस सुषेण वैद्य ने उनको जड़ी बूटी घिसकर पिलाई थी। सभी भालू और वानर सैनिक क्या देखकर प्रसन्न हो उठे? तो सभी भालू और सैनिक लक्ष्मण को पुनः जीवित होकर देखते हुए प्रसन्नता से उछल पड़े। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 61,
हनुमान जी सुषेण वैद्य को कहाँ छोड़ आए, तो उनको वो वापस कहाँ पे छोड़ कर आए, लंका छोड़ कर आए। लक्ष्मण की मूर्छा भंग होने का समाचार सुनकर रावण क्या करने लगा, वो अपना सिर धुनने लगा, यानी कि परेशान हो गया। व्याकुल रावण किसके पास गया, कुंभकर्ण के पास गया। नींद से जागने पर कुंभकर्ण कैसा दिखाई दे रहा था, वो काल की तरह दिखाई दे रहा था, यमलोक की तरह, यमराज की तरह दिखाई दे रहा था। और रावण ने सीता हरण की बात किस भाव से कही थी, तो उन्होंने सीता हरण की बात कहा अहंकार भाव के साथ कही थी। और प्रश्न संख्या 66 है, रावण की सेना के अब तक कौन कौन से योद्धा मारे जा चुके थे, तो उसकी सेना के दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि योद्धा मारे जा चुके थे। ये प्रमुख नाम है, दुर्मुख, देवांतक, दुर्मुख, देवांतक और अतिकाय, ये आप नोट कर लीजिएगा। अतिकाय, ये योद्धा मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा, कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि सीता हरण के बाद अब तुम्हारा कल्याण होना संभव नहीं है। और इसके पश्चात राम लक्ष्मण को सगे भाई की तरह, यानी परस्पर सहोदर, एक ही माँ के पेट से जन्मे ना होने पर भी राम ने लक्ष्य करके ऐसा क्यों कहा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हालांकि दोनों एक ही माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो राम थे लक्ष्मण के साथ सगे भाई से भी बढ़कर प्रेम करते थे। राम कौशल्या के साथ साथ सुमित्रा को भी अपनी माता समझते थे, और इसलिए उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि जो लक्ष्मण है वो उनका सगा भाई नहीं है। इसके पश्चात कुछ शब्दांश हैं अवधी भाषा के, जिनका कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है। तो उर का अर्थ जो होता है वो होता है हृदय। इसके बाद आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, और सराहत, सराहत का अर्थ है बड़ाई करना, और कपि का अर्थ है वानर, मृदुल का अर्थ है कोमल, विपिन का अर्थ है जंगल, और बिकलाई का अर्थ है व्याकुलता, और बिछोहू का अर्थ है वियोग। तो ये इसके शब्दों के अर्थ हैं। इसके पश्चात उचित मिलान कीजिए। हिम का अर्थ क्या है, हिम का अर्थ है बर्फ। इसके पश्चात जो आतप का अर्थ है वो है गर्मी, और बाता का अर्थ है वायु, यानी कि आंधी तूफान, और सहोदर का अर्थ है सगा भाई। अपयश, अपयश का अर्थ है यानी कि बुराई होना। हर्षाई, हर्षाई का अर्थ है खुश होकर, और ब्राता, ब्राता का जो अर्थ है वो है समूह। और इसके पश्चात विषाद का अर्थ है दुख, और जगदम्बा किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, सीता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके पश्चात काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश आधारित प्रश्नों में ये प्रसंग का आपने नाम लिखना है, और उसके रचनाकार हैं तुलसीदास। हनुमान जी ने भरत को क्या आश्वासन दिया, तो हनुमान जी ने क्या आश्वासन दिया कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में धरकर जा रहा हूँ, और मैं निश्चित तौर पर समय पर पहुंचकर क्या कर लूँगा, संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए, हनुमान भरत की राम भक्ति को देखकर, उनके ठंडे शीतल स्वभाव को देखकर, और उनके बाहुबल को देखकर प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने एक ही बाण से हनुमान को रोक लिया था, और अपने बाण पर बैठाकर उन्हें तुरंत लंका भेजने की बात भी कही थी। हनुमान वीर और धैर्यवान थे, स्पष्ट करें। मेघनाथ का जब बाण लगा तो लक्ष्मण घायल हो गए और मूर्छित हो गए थे। श्री राम पूरी वानर सेना शोक में डूब गए थे। तब हनुमान ने विलाप की जगह धैर्य बनाए रखा और संजीवनी बूटी लेने चले गए, यानी कि उन्होंने संकट में भी धैर्य नहीं खोया। तो दोहे का जो शिल्प सौंदर्य है वो आपने बताना है, इसकी भाषा बतानी है, वो अवधी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वर्णनात्मक शैली है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और साथ में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 है, उहाँ राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। तो इस प्रकार इसका भी आपने क्या करना है, विवेचन करना है। इसका अर्थ संबंधी प्रश्न है, कवि और कविता का नाम। रात अधिक होते देख राम ने क्या किया, रात अधिक होते देख राम व्याकुल हो जाते हैं, और उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे थे, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि लक्ष्मण ने राम के लिए माता पिता का त्याग किया, जंगल में रहते हुए बर्फ, धूप और आंधी तूफान आदि कष्टों को सहा, अयोध्या के जो सुख वैभव थे उनको भी त्याग दिया।
सी अनुरागी कहकर राम कैसे अनुराग की दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट करें या उदाहरण दीजिए। तो सी अनुराग कहकर राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच जो स्नेह था, जो प्रेम था भाइयों का, उसका वर्णन किया है, जो नितांत दुर्लभ है और किस प्रकार एक भाई दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है, ये इसके अंदर बताया गया है। और चौपाई का आपने शिल्प सौंदर्य बताना है, तो शिल्प सौंदर्य में भाषा अवधि है और वर्णात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है और इसमें करुण रस है और दुखित देख बोले वचन में अनुप्रास अलंकार है। राम ने लक्ष्मण की क्या विशेषता बताई हैं, तो राम ने लक्ष्मण को मृदु स्वभाव का बताया है, जो बहुत ही प्रेम रखता है। और प्रश्न संख्या 73 जो है, इसमें भी काव्यांश के ऊपर आधारित आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राम ने भ्रातृभाव प्रेम की जो तुलना है में किनको हीन माना है, तो उसने भाई का जो प्रेम है उसकी तुलना में पुत्र, धन, स्त्री, घर परिवार आदि सबको हीन माना कि ये तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन भाई का मिलना संभव नहीं है। राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है, उसको अपना जीवन इतना हीन लगता है जैसे पंखों के बिना पक्षी, सूंड के बिना हाथी और मणि के बिना सांप। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, जेहू अवध कव मुंह लाई कथन के पीछे निहित भाव पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में राम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य बोध है, वो झलकता है कि मैं लक्ष्मण को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर अपने साथ लेकर आया था, लेकिन अब अपना कर्तव्य निभा नहीं पाया हूँ, मैं अपनी जवाबदेही कैसे तय करूँगा अयोध्या जाकर। राम किस हानि को विशेष क्षति नहीं मानते, तो स्त्री की हानि को या पत्नी की हानि को वो विशेष क्षति नहीं मानते। इसके पश्चात जो अंतिम कविता जो इस पाठ्यक्रम में है वो है फिराक गोरखपुरी की गजल। इसके पश्चात आपके 13 अंकों के प्रश्न आप देखेंगे कि आपकी उनकी पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो 13 अंक के MCQ हैं वो आप आराम से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था वो क्या था, उनका मूल नाम जो था वो रघुपति सहाय उनका मूल नाम था। फिराक गोरखपुरी का जो जन्म था 28 अगस्त 1896 को हुआ और इसके पश्चात फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे, वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे। किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे, तो उनको 1917 में अंग्रेजी शासन के दौरान वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे। और त्यागपत्र क्यों दे दिया था, तो स्वराज आंदोलन के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, तो इसलिए उन्होंने DC के पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। किस वर्ष उन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो 1918 में, 1 वर्ष के बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जेल क्यों जाना पड़ा उनको, क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे। और कितने साल की उनको जेल हुई थी, तो उनको जो जेल हुई थी वो 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा, तो उनको सन 1920 में जेल जाना पड़ा। किस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो HOD बनाया गया था, विभागाध्यक्ष बनाया गया था अंग्रेजी विभाग का। फिराक गोरखपुरी का जो निधन हुआ था वो सन 1983 में हुआ। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। बज़्म जिंदगी ये भी किसकी रचना है, ये भी फिराक गोरखपुरी की ही रचना है। और इसके पश्चात रंगे शायरी, इसके रचनाकार भी कौन है, फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की, तो इनकी जो भाषा है वो उर्दू भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उनको नहीं मिला था, तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि जो बाकी पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये मिल चुके हैं। और फिराक गोरखपुरी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो गोरखपुर में हुआ था, इसलिए उनका जो सरनेम है वो गोरखपुरी है। और गज़ल कविता के कवि कौन हैं, इनमें से गज़ल कविता के जो कवि हैं वो फिराक गोरखपुरी हैं। और किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो गज़ल छंद का ही प्रयोग हुआ है, गज़ल कविता के अंदर गज़ल छंद का ही प्रयोग हुआ है। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, गज़ल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो कई बार पूछा गया है, गज़ल किस साहित्य में अधिक प्रयोग होती है, तो उर्दू साहित्य में।
नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, इसमें गुंचे शब्द का क्या अर्थ है? तो फूलों की कलियों को क्या कहा गया है? गुंचे कहा गया है। गिरहें किसे कहते हैं? गिरहें कहा जाता है गांठ को, नोट जिसको हम कहते हैं। और गजल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो इसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? तो जर्रा जर्रा यानी कि कण कण सोया हुआ है। इसके पश्चात रात्रि के गहन अंधकारे में क्या टिमटिमा रहे हैं? तो तारे आंख जो है वो टिमटिमा रहे हैं। तारे क्या झपकाते हैं? तारे आंखें झपकावे हैं। जर्रा जर्रा सोए है। तो कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? तो जो उसके समाज के लोग हैं वो उसको बदनाम करना चाहते हैं। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहता है? तो वो प्रेम की कीमत को अदा करने की बात कहता है। कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित कर रहा है। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहा है? तो कवि यहाँ पर अपने प्रियतमा का सौदा करने के लिए कह रहा है। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? तो वो उसकी पीड़ा का सम्मान करता है। कवि को अपनी प्रियतमा के साथ किसका ख्याल है? तो उसको इस दुनिया का भी ख्याल है। और किसका तवाजुन कायम है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर रहेगा वो है फितरत का तवाजुन है कायम। और कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? तो यहाँ पे कवि जो है शेरों की चमक की, जो उसके अशआर हैं उनकी चमक की बात कर रहा है। शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आता है? तो शराब की महफिल में जो शराबियों को शराब ही याद आती है। रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? तो संपूर्ण संसार का जो पाप का जो अध्याय है वो खोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता रहा है। फिराक किस पर सदके जाता है? तो फिराक जो है अपनी शायरी की आवाज़ के ऊपर सदके जाता है। कवि अपनी गज़लों को किनके प्रति समर्पित करता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तो मीर को वो इस अपनी गज़लों को समर्पित करता है। फितरत का कायम है तवाजुन, अलम हुस्न है इश्क में भी। तो इसमें कौन सी भाषा है? तो इसकी जो भाषा है वो उर्दू फारसी है, गज़ल की भाषा है। तो गज़ल में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तो इसकी भाषा भी क्या है? उर्दू फारसी है। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़, इसकी भाषा भी क्या है? उर्दू फारसी ही लिखी जाएगी। और इसके पश्चात गज़ल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कह रहे हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रात के सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, मानवीकरण अलंकार है। पठित गज़ल के अनुसार रात में कौन बोल रहा है? तो सन्नाटे बोल रहे हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। फितरत का कायम है तवाजुन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तवाजुन का अर्थ क्या है? संतुलन। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका अर्थ है आदत। रात गए गर्दों पे फरिश्ते, तो यहाँ गर्दों का अर्थ क्या है? आकाश। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तो जर्रा का अर्थ क्या है? कण कण। इसके पश्चात कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? तो कवि अपने जो अकेले में रोकर अपने दुख को कम कर लेता है। और कवि को कौन बदनाम करते होंगे? तो समाज के कुछ लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नौरस विशेषण का क्या आशय है? तो इसका अर्थ है कलियों में आया नया रस। नौ का अर्थ है नया। कवि और किसकी किस्मत में क्या समानता है? कवि और उसकी किस्मत में ये समानता है कि दोनों एक दूसरे को कोसते हैं या रोते रहते हैं। मेरा पर्दा खोले हैं, इसका क्या अर्थ है? कि मेरा पर्दा खोले का आशय है कि कवि के विरोधी उसकी बदनामी कर रहे हैं या अपना पर्दा बता रहे हैं। कविता में तू शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपनी प्रेमिका के लिए। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको संदेह है कि जो बुराई करने वाले वो मेरे बारे में बता रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं। बदरुस्ती होश हवास का क्या अर्थ है? तो बदरसी होश हवास का अर्थ है विवेकपूर्ण ढंग से। पासे अदब का क्या अर्थ है? लिहाज। लिहाज यानी कि उसकी परवाह। इसके पश्चात आलमे हुस्नो इश्क का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है सौंदर्य और प्रेम की दुनिया। आलम, आलम कहते हैं दुनिया को, सौंदर्य और प्रेम की दुनिया। आबो ताब अशार, चमक दमक के साथ, इसका अर्थ है चमक दमक के साथ। तो ये आपने ध्यान कर लेना है इन प्रश्नों के उत्तरों को। अंजुमने मय का क्या अर्थ है? अंजुमन मय का अर्थ है शराब की महफिल। ये जगमग बैंतों की चमक है या हम मोती रोले हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी संदेह अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप, ये पेपर में पूछा जा सकता है। रिंद का क्या अर्थ है? तो रिंद का अर्थ है शराबी, जो शराब पीता है उसे रिंद कहा जाता है उर्दू भाषा में। उसके पश्चात बाबे गुनाह का अर्थ क्या है? पाप का अध्याय। एजाज़े सुखन का क्या अर्थ है? एजाज़े सुखन का अर्थ है जिसको हम कहते हैं बेहतरीन शायरी। शब का अर्थ है रात। रंगो बू, रंग और खुशबू। और इसके पश्चात रंगो बू कहाँ उड़ जाने के लिए अपने पल तोल रहे हैं? तो रंग और बू गुलशन में उड़ जाने के लिए अपने पर तोल रहे हैं। शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है, सन्नाटों को बोलता हुआ इसमें दिखाया गया है। और इसके पश्चात है प्रेम का सौदा करने वाले क्या हो जाते हैं? दीवाने भी होले हैं, तो दीवाना हो जाते हैं, तो दीवाने। उसके बाद शायर के पास किसके गम का पासे अदब है? तो उसके पास अपनी प्रेमिका के गम का पासे अदब है। और शायर किस प्रकार रोता है? अकेले में रोता है, किस में भी प्रकृति का संतुलन कायम है। तो शायर ने जो प्रेम और सौंदर्य के संसार में प्रकृति के अंदर अभी भी संतुलन कायम है। प्रेम की प्राप्ति कितनी मात्रा में होती है? जितनी मात्रा में हम अपने आप को खो देते हैं उतनी ही मात्रा में प्रेम प्राप्त होता है। शायर के शेरों में चमक का क्या कारण है? तो शायर के शेरों में चमक का कारण है कि शायर का दुख जो चमक रहा है अशारों के रूप में। शायर को किसकी याद आ रही है? अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। तुम लोग किस बात पर हैरान हैं? तो जो लोग हैं वो इस बात पे हैरान है कि फिराक इतनी बेहतरीन शायरी कैसे करने लग गया। और तुम भी आंखें रखो हो, पंक्ति में तुम कौन है? तो इस पंक्ति में तुम अपने आलोचकों को कवि कहता है कि तुम भी आंखें रखो हो। तो शायर को किस लिए बदनाम किया जा रहा है? शायर को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उसने प्रेम किया है, तो उसके प्रेम के लिए उसको बदनाम किया जा रहा है। कलियों के खिलने पर क्या होता है? तो कलियों के खिलने पर खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है और जर्रा जर्रा के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयोग किया गया है। रात का समय कैसा होता है? तो रात का समय शांत होता है जिसमें तारे टिमटिमा रहे होते हैं। पर्दा शब्द का अर्थ है रहस्य, यानी कि जो भेद है उसे पर्दा कहा जाता है। और समाज की नज़रों में पागल कौन होता है? जो प्रेमी होता है वो पागल होता है। और कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? अपने उपहास से बचने के लिए, ताकि कोई उसका व्यंग्य ना करते हुए उसका मजाक ना उड़ा सके, इसलिए वो अकेला रोता है। और बैंतों का क्या अर्थ है? बैंतों का अर्थ है शेर, यानी कि जिसको हम कहते हैं अशार। आंख रखना, इसका क्या भाव है? इसका अर्थ होता है मर्म को समझना, यानी कि बात को समझना। तो आशा है आपने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपने अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। तो इसके पश्चात जो इस वीडियो का दूसरा भाग होगा उसमें हम आपके लिए कराएंगे जो गद्य भाग से, जो आपका गद्य खंड है उनमें से जो 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, हम उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को कई बार आराम से देखिए, ध्यान से समझिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको नोट कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में जो 13 अंकों के प्रश्न आपको आने हैं उनमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।